मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से एमए उत्तरार्ध तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की कक्षा में विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं विश्व भाषाओं के वर्गीकरण की चर्चा को करते हुए आज हम योगात्मक भाषाओं के दूसरे प्रकार श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने देखा था कि विश्व की भाषाओं को योगात्मकता और अयोगात्मकता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अयोगात्मक भाषाओं में जहाँ चीनी भाषा की चर्चा की जाती है, वहीं योगात्मक भाषाओं में संसार की विभिन्न भाषाओं का वर्णन किया जाता है। आज हम योगात्मक भाषाओं के द्वितीय प्रकार, जिसमें हम अश्लिष्ट योगात्मक भाषा की चर्चा कर चुके हैं, आज चर्चा करेंगे श्लिष्ट योगात्मक भाषा, जिसे विभक्ति प्रधान भाषाएं भी कहा जाता है। श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में प्रकृति के साथ प्रत्यय अथवा उपसर्ग का योग इस प्रकार होता है कि प्रकृति में परिवर्तन होने के बावजूद उसके रूप अर्थात उसके मूल रूप को पहचानने में विशेष कठिनाई नहीं होती। जैसे वैज्ञानिक या दौर्बल्य शब्दों का संबंध प्रत्यक्षता मूल प्रकृति या मूल शब्द विज्ञान और दुर्बल से है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं रहता। श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं को पुनः दो उपवर्गों में बांटा जाता है या विभक्त किया जाता है। पहला अंतर्मुखी श्लिष्ट और दूसरा बहिर्मुखी श्लिष्ट। पहले भेद की चर्चा करते हैं। अंतर्मुखी श्लिष्ट। अंतर्मुखी श्लिष्ट भाषाओं में रचना तत्व और अर्थ तत्व के मध्य बहुत अधिक मिला जुला होता है या वो घुल मिल जाते हैं। जैसे अरबी भाषा के क त ल धातु, जिसका अर्थ होता है लिखना, उसमें विभिन्न स्वर और व्यंजनों को मिलाकर विभिन्न शब्द बनते हैं। जैसे कातिब यानी लिखने वाला, किताब यानी पुस्तक, कुतुब यानी बहुत सारी पुस्तकों का ढेर। अंतर्मुखी श्लिष्ट के भी पुनः दो उपभेद किए जाते हैं। पहला संयोगात्मक और दूसरा वियोगात्मक। संयोगात्मक और वियोगात्मक जो भेद हैं, उनमें संयोगात्मक और वियोगात्मक के जो तत्व होते हैं, उनके आधार पर भाषाओं का और सूक्ष्माति सूक्ष्म भेद किया जाता है। हम अब दूसरे उपभेद की चर्चा करते हैं, बहिर्मुखी श्लिष्ट। बहिर्मुखी श्लिष्ट में रचना तत्व अर्थ तत्व के बाहर लगता है। बाहर लगने से यहाँ तात्पर्य है कि प्रकृति के अंत में प्रत्यय और प्रकृति के पहले उपसर्ग का जुड़ना। भारोपीय परिवार की भाषाएं इसी वर्ग में आती हैं। ये मूल प्रकृति में प्रत्यय और उपसर्ग लगने का सबसे सुंदर उदाहरण हमारी प्राचीन देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। इस संस्कृत भाषा में हमें अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। जैसे गम अर्थात गच्छति, और इसी गम धातु से दूसरा रूप बन जाता है आगच्छत। यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से मूल धातु या मूल प्रकृति गम के साथ प्रत्यय जोड़कर शब्द का दूसरा रूप बना और उपसर्ग उपसर्ग जोड़कर शब्द का दूसरा रूप बनाया गया। या इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि
रचना तत्व और अर्थ तत्व हमें स्पष्टतः दिखाई दे रहे हैं। बहिर्मुखी श्लिष्ट के भी दो भेद होते हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक भाषा का सबसे सुंदर उदाहरण है हमारी संस्कृत भाषा, जैसे पठामी, और वियोगात्मक भाषा का सबसे सुंदर उदाहरण है हमारी हिंदी भाषा, जैसे मैं पढ़ता हूँ। अर्थात इसमें वाक्य में उद्देश्य और विधेय अथवा कर्ता, कर्म और क्रिया का हम अलग अलग रूप देखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारी योगात्मक भाषाओं के तीसरे प्रकार की, प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं की। प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय को समझने में कठिनाई होती है। जैसे आर्जव शब्द का जो मूल रूप है वो है सरलता, और शब्द के मूल में ऋजु अर्थात सरल है, इसे आसानी से नहीं जाना जा सकता। प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के भी दो भेद होते हैं, प्रश्लिष्ट, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषाओं में संज्ञा, क्रिया, कर्म, विशेषण आदि एक ही पद अथवा शब्द के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, और इस वर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से चेरोकी, एस्किमो, बास्क आदि भाषाएं परिगणित की जाती हैं। यहाँ चेरोकी भाषा का एक सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है, नाधो लिनिन, जिसका अर्थ है हमारे लिए एक नाव लाओ। पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषाओं का जो दूसरा भेद है वो है आंशिक प्रश्लिष्ट। आंशिक प्रश्लिष्ट भाषाओं में सर्वनाम और क्रिया का ऐसा मिश्रण हो जाता है कि उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। बास्क भाषा के अतिरिक्त भारोपीय भाषाओं में, विशेषतः गुजराती और मराठी में, हमें इसके उदाहरण मिल जाते हैं। यहाँ गुजराती भाषा से एक उदाहरण लेते हैं, मकुंजे। यहाँ मकुंजे का अर्थ है मैंने वह कहा। यद्यपि आकृत मूलक वर्गीकरण के अध्ययन का प्रचलन आज भी है, पर सही अर्थ में इसकी उपादेयता सिद्ध नहीं हो पाती। एक तो हर भाषा संबंधी अपनी विशेषताएं होती हैं, दूसरे आकृति मूलक वर्गीकरण के भेदों उपभेदों के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। व्यापक नियमों का बनना अपवाद है। अपवाद को व्यापक नियम बना देना वैज्ञानिक विवेचन का लक्षण नहीं होता। एक बार हम पुनः आज के वीडियो के अध्ययन क्रम को एक बार दोहरा लेते हैं। आज हमने योगात्मक भाषाओं के दूसरे भेद श्लिष्ट योगात्मक भाषा का अध्ययन किया। श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं को दो उपवर्गों में बांटा जाता है, अंतर्मुखी श्लिष्ट और दूसरा बहिर्मुखी श्लिष्ट। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी श्लिष्ट भाषाओं को पुनः संयोगात्मकता और वियोगात्मकता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। ठीक इसी तरह से प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं को पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट भाषाओं में दो उपभेदों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि इतने भेदों उपभेदों के अध्ययन के क्रम में हमें सभी उपभेदों के उदाहरण प्रायः नहीं मिलते। धन्यवाद।